Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 सितंबर 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के कंप्लीट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले जाना है टेलीग्राम पर। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और केवल इस लेक्चर का ही पीडीएफ नहीं मिलता, इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है विज़िंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे ना एक ग्रुप का नाम दिया गया है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपको नीचे दिए गए हैं। बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये ग्रुप है ये यूरोपियन यूनियन का ही एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो यह ग्रुप है ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक अपनी पॉलिसीज़ और बजट्स के अंदर लेकर चलें, यानी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करें। क्वेश्चन ये है कि सर ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है, सभी को पता है, कई बार मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। क्लाइमेट चेंज में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। आप अगर उसको कंपेयर करोगे पिछले कुछ सालों से, तो उसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज के अंदर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हुआ, यानी इसी क्लाइमेट चेंज के पूरे टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें डेवलपिंग कंट्रीज़। इसलिए यहाँ पर ये जो ऊपर पूरा ग्रुप के बारे में आपको बताया है, ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये पूरा अलायंस है ना, ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। 2 बॉडीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर इसको चला रही हैं। एक का नाम है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और दूसरे का नाम है द वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बताओ यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली, B 3 ओनली, C 2 and 3 ओनली, या फिर D तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, और सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स का डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है। दोस्तों मुझे पता है आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो चुका है, तो प्लीज़ यार इसको मैनेज कर लेना, क्योंकि आज थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा मुझे जो पीपीटीज़ उनको तैयार करना पड़ा है। और आपको पता है आजकल पीपीटीज़ बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। पहले मुझे केवल न्यूज़पेपर पढ़ना होता था, हाईलाइट करके सीधा उसको रिकॉर्ड करने बैठ जाना पड़ता था, बट अब यहाँ पे पीपीटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं, तो पहले के कंपैरिजन में अभी मुझे दुगना टाइम लगता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। खैर स्टार्ट करते हैं और पूरा इंडेक्स देखते हैं कि आज के पूरे डिस्कशन में क्या क्या होगा। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स में सबसे पहला आर्टिकल आता है, जुडिशरी इज़ लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम्स। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जुडिशरी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो गवर्नमेंट की वजह से हो रही हैं। क्या प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा प्रोसेस, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का आपका एक स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट इशू दोनों कवर हो जाएगा। पेज नंबर 1 पर ये आर्टिकल मेंशन्ड है। सेकेंड आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो CWRC है इसने डायरेक्ट किया है, यानी कि कर्नाटका से बोला है कि आप इतना जो पानी है वो तमिलनाडु को रिलीज़ कर दो 15 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जो उसका बैकग्राउंड डेटा है, इतिहास क्या है, हर एक चीज़ आपको जानने को मिलेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। ये पॉइंट लगातार न्यूज़ में बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से और आगे भी न्यूज़ में रहने वाला है। कई सालों से यहाँ पर ये टॉपिक चर्चा में है, तो आज आपको बहुत अच्छे से इसकी क्लैरिटी मिलने वाली है। थर्ड टॉपिक हमारा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये यहाँ पर अभी एक एक्टर है वहीदा रहमान, इनको यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। अगेन पेज नंबर 1 पर ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
तो इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में जीएस पेपर नंबर 1 में ड्रामा एंड थिएटर का एक टॉपिक आता है, वहाँ से आपने इसको लिंक करना है। फिर उसके बाद में एक एडिटोरियल है हमारा जहाँ पे बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज के साथ में जो नई नई बीमारियां हैं उससे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, ऐसा राइटर ने समझाया है। कल भी मैंने आपको डिजीज़ एक्स के बारे में पढ़ाया था, वो डिजीज़ एक्स का जिक्र यहाँ पे राइटर पूरे एडिटोरियल में करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन तो हम कल ही कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं राइटर के। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एडिटोरियल में फोकस किया जा रहा है कर्नाटका के अंदर जो मॉन्यूमेंटल चैलेंज है उसके बारे में, क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पे होयसला टेम्पल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। पूरा डिस्कशन आपको डिटेल से देने वाला हूँ, प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, वो ज़्यादा नमक खा रहे हैं WHO के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। WHO ने जो रिकमेंड किया है वो अलग है, यानी उसने थोड़ा कम बोला है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आजकल ज़्यादा नमक खाया जा रहा है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है। कैसे हो सकता है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है वो सब कुछ डिस्कस किया गया है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हैं आज के हमारे न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। चलो सेशन को स्टार्ट करेंगे, और सेशन की जो स्टार्टिंग है हमारे थंबनेल वाले आर्टिकल से होती है, और थंबनेल वाला आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर से हटके होता है। खैर ये भी द हिंदू के अंदर ही मेंशन्ड है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो स्टेडियम है वाराणसी के अंदर में स्टेडियम है, और उस स्टेडियम को पूरी तरह से लॉर्ड शिवा के थीम के ऊपर बनाया गया है। इस स्टेडियम को आप देख पाओगे यहाँ पर त्रिशूल से नज़र आ रहा होगा, लॉर्ड शिवा का डमरू का शेप का यहाँ पर ये पोर्शन नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से इस स्टेडियम को डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसा स्टेडियम हकीकत में बनना शुरू हो चुका है। 2.5 साल बाद कुछ इस तरीके से स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। कहाँ पर तैयार होगा? वाराणसी के अंदर में। तो इसी स्टेडियम की जो फाउंडेशन स्टोन है, उसकी जो नींव है, वो भी PM मोदी ने रख दी है। अब यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ये जो न्यूज़ है इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से कवर किया जा रहा है। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में लगभग 450 करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है। 30 एकड़्स की ज़मीन के ऊपर में ये पूरा स्टेडियम तैयार कर रहे हैं। ये जो स्टेडियम होगा ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। 2.5 साल बाद यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हुआ करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो स्टेडियम तैयार हो रहा है ये वाराणसी के अंदर में एक जगह है गंजारी, वहाँ पर इसको तैयार किया जा रहा है। तो उसकी नींव रख दी गई, इस वजह से न्यूज़ में है। स्टेडियम का जो पीछे का हिस्सा है कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये कुछ यहाँ पर हमारी इमेजेस जनरेट करके दिखाई गई हैं, तो ऐसा पीछे से यहाँ पर ये दिखाई पड़ने वाला है। ठीक है। और जैसे मैंने बोला, जो हमारे लॉर्ड शिवा हैं उनकी जितनी भी फेवरेट चीज़ें हैं, जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं, उनके साथ में इस पूरे स्टेडियम को तैयार किया जाएगा। ये कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने देखी होंगी। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो आपको पता है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर में है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जैसे ये क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तीसरा स्टेडियम होगा। यानी इससे पहले ऑलरेडी 2 स्टेडियम उत्तर प्रदेश में हैं। एक कहाँ पर है? लखनऊ में, एक कानपुर में, और तीसरा यहाँ पे वाराणसी में तैयार हो रहा है। क्लियर हुआ? अब आगे अगर हम देखें तो इस स्टेडियम के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। सारे इंटरनेशनल मैचेस, IPL मैचेस, जो भी यहाँ पर हो सकते हैं, मैचेस जो भी हमारे होते हैं वो सब यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। दूसरी चीज़, वाराणसी PM मोदी के लिए एक स्पेशल कनेक्शन के साथ वाली जगह भी है। रीज़न क्या है? जो PM मोदी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहीं से बन के आते हैं। जो वो इलेक्शन लड़ेंगे ना, तो एक जगह के मेंबर तो होने चाहिए, तो उनकी जो मेंबरशिप है वो वहीं से आती है, वाराणसी से आती है। तो वाराणसी के मेंबर हैं वो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। तो वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर ये चुनकर आते हैं। अब दोस्तों बोला यह जा रहा है कि जो इस स्टेडियम के अंदर अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है ना, उसकी लिस्ट अगर आप देखोगे तो लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ठीक है। उसमें से कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है आज के समय पर। ये जो पूरा का पूरा स्टेडियम बनेगा, जैसे मैंने बोला 30 एकड़्स की ज़मीन में बनेगा। लगभग 450 करोड़ से ज़्यादा खर्चने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये 30 एकड़्स की जो ये ज़मीन है वो खरीद ली गई है उत्तर प्रदेश की सरकार से। ठीक है। लगभग 120 करोड़ रुपए में ये ज़मीन खर्ची गई है, सरकार के माध्यम से खरीदी गई है। और अब उसके बाद यहाँ पर जो स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा से पूरा इंस्पिरेशन लिया गया है, उन्हीं की फेवरेट चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, उन्हीं के थीम के बेसिस पर पूरे स्टेडियम को तैयार किया जाएगा। तो अब यहाँ पर उस स्टेडियम के अंदर क्या क्या एग्जैक्टली होने वाला है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। दोस्तों अगर आप स्टेडियम को देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार का ये फ़ोटो आपको नज़र आएगा। एक सेकेंड को, ये फ़ोटो सबसे पहले ये जो शेप आप देख पा रहे होंगे, ये शेप बेसिकली एक चांद की शेप आपको लग रही होगी। ठीक है। जो कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा के सर पे भी आपने देखा होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं तो इस तरीके से यहाँ पे देखा होगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे लॉर्ड शिवा का डमरू के शेप में बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ ये बनकर आएगी। ये क्या चीज़ है मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है,
बट इस तरीके से यहाँ पर ये इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक यूनिक फीचर, एक स्पेशल तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मतलब अलग ऐसा यहाँ पर स्टेडियम देखा नहीं होगा। बाकी जो आपने यहाँ पे लाइट्स वगैरह देख रही हैं, ठीक है, जो फ्लड लाइट्स होती हैं, इन लाइट्स को त्रिशूल के शेप में बनाया गया है, जैसे ये देख रहे होंगे। बाकी यहाँ पर स्टेडियम के पीछे जो एक और डिज़ाइन तैयार किया गया है, एक सेकेंड को मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेडियम के पीछे का हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, ये जो डिज़ाइन तैयार किया गया है, ये बेलपत्री के डिज़ाइन को देखते हुए तैयार किया गया है। बेलपत्री आप समझते होंगे, जो यहाँ पर लॉर्ड शिवा को चढ़ाई जाती है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये जो बेलपत्री होती है ना, जिसको हम लोग बिल्वा लीफ के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार का एंट्रेंस भी होगा इस स्टेडियम का। ऐसा भी कई सारे जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। अब लोगों की जो बैठने की कैपेसिटी है वो 30,000 से लेकर 33,000, 30 से लेकर 33,000 लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे इस स्टेडियम के अंदर में। और जो बैठने का पूरा सीटिंग होने वाली है, वो बेसिकली जो घाट होता है ना, जैसे उस प्रकार के घाट के शेप में यहाँ पर बैठने की सीटिंग बनाई जाएगी। तो कहने का मतलब है पूरी तरह से यहाँ पे लॉर्ड शिवा के थीम के बेसिस पे ये जो स्टेडियम है इस तरीके से रेडी किया जाएगा। और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है तो ये लगभग बोला जा रहा है दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो पाएगा, यानी 2.5 साल लगेंगे, तब जाके ये पूरी तरह से रेडी हो पाएगा स्टेडियम। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। चलो आप पहले डिस्कशन करेंगे, बाद में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको इस आर्टिकल के बाद में समझाऊंगा, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल दोस्तों आपको दिख रहा है ना, ये पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। जैसे आप न्यूज़पेपर ओपन करोगे तो पेज नंबर 1 पर वैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो वैसे पेज नंबर 3 पर आपको देखने को मिलेगा। एडवर्टीजमेंट वगैरह के पेज हटा दोगे तो जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट आर्टिकल है। क्या बात की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जुडिशरी है वहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो जो टैलेंट है वो तेज़ी से कम होता हुआ चले जा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि सरकार जो है ना आज के समय में सही से काम नहीं कर पा रही है जुडिशरी को अप्रूवल देने में। ये मुद्दा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये समझो कि आज के समय पे जो हमारे कोर्ट्स हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे केसेस हैं ना, ये हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये डेटा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से उठाया गया है। इस डेटा में बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस पेंडिंग है वो लगभग 60,72,729 के आसपास है। उसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर में 1 साल से ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि ऐसे केसेस पेंडिंग है जिसमें 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो ऐसे केसेस लगभग आपको 45 लाख यानी 45,22,626 के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 80,591 के आसपास जो केसेस है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो केसेस बहुत सारे हैं, लाखों में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन अब इन केसेस को सॉल्व करने के लिए जब आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो ना, तो एक सॉल्यूशन सभी के दिमाग में आता है कि जो हमारे जजेस होते हैं, इन जजेस की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन आता है ना सबके दिमाग में कि जजेस की स्ट्रेंथ को भैया इंक्रीज़ कर दो, जिससे यहाँ पर जजेस ज़्यादा हो जाएंगे, केसेस को जल्दी जल्दी देखेंगे और जो यहाँ पर पेंडेंसी है वो कम हो पाएगी। अब उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो जजेस की संख्या के बारे में एक डेटा दिया गया है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट डेटा है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हो सकते हैं। कितने? 34 जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन आज के समय पर इन 34 में से केवल 32 जज हैं जो कि काम कर रहे हैं, केवल 32, और 2 वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। उस पर कोई भी जज आज के समय पर नहीं रखा गया है। बाकी हाई कोर्ट की अगर आप देखोगे, जो हमारे पास में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट्स में जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ लगभग यहाँ पर 1114 के आसपास है। 1114 के आसपास स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या इन सभी जजेस की जो ये वैकेंसीज है वो भरी हुई है? नहीं। इन 1114 में से दोस्तों केवल और केवल 774 जो जजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ आज के समय पर काम कर रही है, ये वर्किंग स्ट्रेंथ है। यानी ये तो खैर टोटल स्ट्रेंथ है कि इतने जजेस हो सकते हैं टोटल, लेकिन काम कितने कर रहे हैं आज के समय पर? 774। यानी टोटल अभी 340 वैकेंसीज जो हैं वो हमारी हाई कोर्ट के अंदर खाली हैं। तो जजेस की वैकेंसीज यहाँ पर भी बहुत सारी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी 2 वैकेंसीज आपको खाली देखने को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, जजेस को जो अपॉइंट किया जाता है वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपॉइंट किया जाता है। अब कॉलेजियम सिस्टम में अपॉइंट करने के बाद में सरकार का रोल भी एक बहुत बड़ा होता है। वो क्या होता है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कई बार हम लोगों ने जो ये नाम है ना अलग अलग जजेस के, वो नाम हम लोगों ने गवर्नमेंट के पास में पहुँचाए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पर उसको लेकर कोई सुनवाई नहीं की है, कोई अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बोला जा रहा है कि 70 हाई कोर्ट कॉलेजियम यानी कि 70 हाई कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेशंस, क्योंकि आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है वो अलग होता है, जिसमें यहाँ पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं।
और हाई कोर्ट का कॉलेजियम अलग होता है। उसमें कौन कौन होता है अभी मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा, नहीं तो फिर यहीं पे बता दिया तो वापस जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो एक ही बार में सिंपल से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो हाई कोर्ट का कॉलेजियम अलग होता है। तो यहाँ पर भी हमारे CJI और बाकी जो जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस, वो सब मिलकर क्या करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर ये ना जजेस का रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई इस जज को यहाँ पे मतलब ये जो पर्सन इसको जज बना देना चाहिए। तो ये कॉलेजियम का रिकमेंडेशन आता है। तो बोला यह जा रहा है कि लगभग 70 हाई कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेशंस, इतने रिकमेंडेशंस ऑलरेडी जा चुके हैं और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया, क्योंकि एट द लास्ट यहाँ पे सारा काम प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कोई जज के पद पर नहीं बैठ सकता। ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस कॉल का कहना है कि पिछले 10 महीनों से यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दी गई है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, गवर्नमेंट का उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो हमारे पास में टैलेंट है, हम टैलेंट को खो रहे हैं अपने जुडिशरी के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इस वजह से जो हमारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो जो प्रॉब्लम है आने वाले समय पर और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों आपको ये जो पूरा मैटर है ये समझ में आया। अब ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा इशू, ये तो आप पढ़ लोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है आपने? एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने जानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एग्जैक्ट अपॉइंटमेंट होता कैसे है, हाई कोर्ट का जजेस का अपॉइंटमेंट होता कैसे है, जुडिशरी में पिछले कुछ समय से क्या दिक्कतें चल रही हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक बात यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि यूपीएससी ने मेंस और प्रीलिम्स में भर भर के क्वेश्चंस पूछे हैं इन आर्टिकल से, क्योंकि ये बेसिकली आपके पॉलिटी का टॉपिक है। आप यहाँ से कवर कर रहे हो, यानी कि आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ोगे या कोई सी भी किताब पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है। तो इसी वजह से जो ये हो गया हमारा करंट इशू, करंट को हम लोग थोड़ा स्टैटिक से अपना लिंक कर रहे हैं। तो ये है इसका बैकग्राउंड डेटा। आप समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट आपको दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में स्टार्टिंग में, यानी कि जब पूरा कोर्ट तैयार था तो स्टार्टिंग में ओरिजिनली केवल 8 जज हुआ करते थे, केवल 8 जजेस हुआ करते थे। उसमें से एक हमारे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और बाकी 7 अदर जजेस हुआ करते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो यह पार्लियामेंट है इन्होंने अपने जजेस की संख्या को इंक्रीज़ किया और संख्या को इंक्रीज़ करते करते आज के समय में जो करंट स्ट्रेंथ है 2023 में वो लगभग 34 जजेस की स्ट्रेंथ है। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आज के समय पर केवल और केवल 32 जज काम कर रहे हैं। वैसे अगर हम टोटल 34 में से देखेंगे तो एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखो CJI तो होंगे ही, ऑब्वियस ही बात है। उसके अलावा यहाँ पर 33 अलग जजेस होंगे हमारे। लेकिन आज क्या सिनेरियो है, इन 34 में से केवल 32 जज हमारे पास में देखने को मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पर एक तो CJI हैं और टोटल यहाँ पर 31 अदर जजेस हैं। क्लियर? आ जाते हैं आगे। अब बात यह होती है कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो हमारा संविधान का जो आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 3, आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 3 जो है ये क्या बोलता है ये समझो। संविधान के अंदर मेंशन किया गया है कि अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, एक व्यक्ति को हम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो पहली कंडीशन, वो पर्सन भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिंपल है, सब पढ़ते हैं। दूसरा, मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति को आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओगे कम से कम उसको पहले 5 साल का हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 5 साल का। तीसरी कंडीशन क्या है कि ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो जो व्यक्ति है ना, इसके अलावा यानी कि अगर वो यहाँ पर 5 साल तक हाई कोर्ट का जज नहीं है तो कम से कम हाई कोर्ट के अंदर उसने 10 साल तक एडवोकेटिंग का काम किया हो, 10 साल तक यहाँ पे वो लॉयर रहा हो। ठीक है, इसके अलावा भी एक पॉइंट आता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, वो प्रेसिडेंट देखते हैं कि उस पर्सन के अंदर में कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है या नहीं है वो पर्सन, यानी अलग से उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है जज बनने की या नहीं, तो उस बेसिस पर भी यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है अगर ये चीज़ें ऊपर वाली फुलफिल नहीं होती हैं तो। लेकिन यहाँ पर मेजरली ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, समझ गए? तो इसको बहुत ध्यान से यहाँ पे याद रखना है। ये 3 कंडीशंस होती है जिसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने वाले जो एट द लास्ट पर्सन जो अप्रूवल देते हैं, साइन करने वाले व्यक्ति हैं, वो हैं प्रेसिडेंट हमारे। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति यहाँ पर एक काम करते हैं। ये बात हमारे संविधान में ही आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर में मेंशन्ड है। तो प्रेसिडेंट भी अपने आप साइन करके नहीं बना सकते। पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ में एक कंसल्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के साथ में बातचीत करेंगे, उसके बाद जाके यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हुए जाते हैं।
अब क्या होता है दोस्तों, अब कोई भी पर्सन जब ये जज के तौर पर अपॉइंट हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एक शपथ ली जाती है, वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के सामने वहाँ पे वो शपथ लेते हैं। उस शपथ में यहाँ पर क्या क्या बोला जाता है, वही ऑब्वियस सी बात है, अपने संविधान को ऊपर रखूँगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब बात यहाँ पर यह है टेन्योर एंड रेजिग्नेशन की। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बन चुका है तो उसका टेन्योर कितना लंबा होता है, ये बात ध्यान रखना। जज सुप्रीम कोर्ट का जो होता है ना, उसकी कोई मिनिमम एज नहीं है, मिनिमम एज नहीं बताई गई, लेकिन मैक्सिमम एज क्या है, 65 ईयर्स, 65 साल यहाँ पर लास्ट है। और हाई कोर्ट की शायद 62 है, करेक्ट कर लेना अगर ये गलत हो तो, शायद 62 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं। मिनिमम एज के बारे में वैसे कोई मेंशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या कोई जज अगर अपॉइंट हो जाता है, वो जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। हो सकता है कि भैया 65 साल की उम्र से पहले ही वो रिज़ाइन दे दे, रिज़ाइन देने के बाद में हटा सकते हैं। समझ गए? प्रेसिडेंट को जाकर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देगा कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, ख़त्म, हट गया पद से। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका भी है, उस पर्सन को रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव कैसे किया जाएगा वो मैं अभी आगे वाला पॉइंट में बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखो, जब यहाँ पे हम ये बात कर ही रहे हैं तो एक पॉइंट और आता है सैलरीज एंड अलाउंसेस की। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होता है ना, इनकी तनख्वाह, अलाउंसेस, जो भी यहाँ पर और सपोर्ट, जो भी पर्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिए जाते हैं, पेंशन्स वगैरह जो उनको मिलती है, वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। इनकी सैलरी, पेंशन, अलाउंस जो भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, वो सब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, CFI, जिसमें हम लोग कुछ फंड मैनेज करके रखते हैं, यहाँ से पैसा दिया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी आएगा कि यार बढ़िया है, एक जज का 65 साल तक यहाँ पर वो वर्क करेंगे, उसके बाद ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, 65 साल के बाद पेंशन वगैरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो एक बार रिटायरमेंट के बाद क्या इनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर जो जज है वो काम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया जाता है रिटायरमेंट के बाद में जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने से मना कर दिया जाता है, साफ साफ। ठीक है। दूसरी बात, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि भारतीय संविधान में जो हमारा आर्टिकल नंबर 128 है, अनुच्छेद 128 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कोई भी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी जज हो, रिटायर्ड होना चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाया जा सकता है, वापस से कॉल बैक किया जा सकता है कि आप बैठ जाओ, ठीक है, और बैठकर ये जो केसेस है उसको देख सकते हो। बुलाएगा कौन? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने दम पर बुलाएंगे? नहीं, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे प्रेसिडेंट से, हमारे राष्ट्रपति से, उसके बाद यहाँ पर वो रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं। ये बात हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 128 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। समझ गए? ये बेसिकली पोस्ट रिटायरमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में मेंशन किया गया। बाकी क्या एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है? हाँ, रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से यहाँ पे उनको हटाया जा सकता है। ठीक है। या फिर देखो, जो रिमूवल प्रोसेस होता है ये कैसे होगा? इस रिमूवल प्रोसेस में कम से कम जो हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ईच हाउस की बात की जा रही है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तो दोनों से यहाँ पर बेसिकली एक कह सकते हो ये रिमूवल प्रोसेस चाहिए होता है, और इसमें एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि दोनों हाउसेस में जो स्पेशल मेजोरिटी है, यानी जितने भी टोटल मेंबर्स प्रेजेंट होंगे राज्यसभा लोकसभा में, उनकी यहाँ पर एक जो मेजोरिटी होती है, उस मेजोरिटी के बेसिस पर यहाँ पर इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। अब ये रिमूवल किस बेसिस पे किया जाएगा? मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अब मिसबिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर सही नहीं है, या फिर यहाँ पर माना जा सकता है कि वो इनकेपेबल हो चुके हैं, अब काम करने योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, तो इस बेसिस पे भी उनको हटाया जा सकता है उनके पद से। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो पार्लियामेंट के पास में पूरी अथॉरिटी है कि भाई यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रोसीजर को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पे? जज के मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे। और एक बार यहाँ पे अपॉइंट कर लिया जाता है जज को, तो कम से कम वो 65 साल की उम्र तक सर्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल और केवल मिसबिहेवियर और कैपेसिटी, ये दो वर्ड्स यहाँ पर मेन आ जाते हैं। अगर ये चीज़ें दिख पाई गई तो यहाँ पर हटाया भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे आते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, बात आती है कॉलेजियम सिस्टम की। ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई, क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया। लेकिन अब एट द लास्ट ये समझते हैं अपॉइंटमेंट एग्जैक्टली होता कैसे। भाई एक पर्सन को मान लो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? अब ये बेसिक चीज़ें, उसके लिए हमारे पास में कॉलेजियम सिस्टम है दोस्तों। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 5 जजेस आपको देखने को मिलते हैं।
इन 5 जजेस में एक तो होते हैं हमारे सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, आपस में कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद में डिसीजन लेते हैं कि हाँ, इस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये डिसाइड करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, अपने इस लेटर को कि हाँ भाई इनको ये बनना चाहिए, उस लेटर को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो कॉलेजियम है, ये पूरा जो सिस्टम है, इन्होंने यहाँ पर फाइल तैयार कर ली कि भैया इस पर्सन को हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, और फिर वो जो फाइल है वो भेज देते हैं लॉ मिनिस्टर के पास में। लॉ मिनिस्टर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं आगे प्रधानमंत्री के पास में, प्राइम मिनिस्टर के पास में। फिर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो लास्ट में एडवाइस देते हैं हमारे प्रेसिडेंट को कि भैया कर सकते हैं इनको अपॉइंट। फिर लास्ट में प्रेसिडेंट जो है वो सिग्नेचर करके उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखना, जो ये कॉलेजियम वर्ड है, कई बार कई सारे एग्जामिनेशंस में, एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि जो कॉलेजियम वर्ड है क्या वो संविधान में मेंशन्ड है। नहीं, कॉलेजियम जो ये टर्म है ये हमारे संविधान में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गया। ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर जो कॉलेजियम सिस्टम होता है वो हमारे हाई कोर्ट का भी होता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में, जैसे मैंने आपको बताया, 4 सीनियर मोस्ट जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे ही हाई कोर्ट के कॉलेजियम में हमारे जो सीजीआई हो गए और बाकी जो हमारे 2 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, ये 3 लोग होते हैं। ये तीनों लोग मिलकर यहाँ पे बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। और उसी तरीके से ये जो अपॉइंटमेंट है, जैसे यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास में आया है, वैसे यहाँ पर स्टेट के गवर्नर, सीएम के पास में ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। यानी हाई कोर्ट के जजेस जो भी यहाँ पर रेकमेंड करते हैं कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, हाई कोर्ट के जो कॉलेजियम होता है उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर एक रिकमेंडेशन करते हैं, और वो रिकमेंडेशन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर के पास में जाता है, मुख्यमंत्री के पास में किसी राज्य के। फिर वो मुख्यमंत्री एडवाइस करते हैं हमारे गवर्नर को, और वो जो गवर्नर हैं वो इस प्रपोजल को यहाँ पे यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेजते भी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लेने के बाद में उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। यानी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल आपको दोनों ही केसेस में देखने को मिल जाता है। समझ गए? तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलेजियम सिस्टम और किस तरीके से यहाँ पर ये काम किया जा सकता है। आपको पता होगा बीच में कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की काफ़ी ज़्यादा मांग भी की गई है। कहोगे क्यों, बढ़िया तो है, यहाँ पर जजेस हैं, सब अपने आप काम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों बीच में ना बोला यह जा रहा था कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर दो, ख़त्म करके एक नया सिस्टम ले आओ जिसका नाम होगा एनजेएसी। एनजेएसी का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कहोगे ये क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे बोला यह जा रहा था कि जो ये एनजेएसी होगा, इस एनजेएसी के अंदर में केवल जजेस नहीं होंगे। जैसे अभी कॉलेजियम सिस्टम में हमारे 5 जजेस ही होते हैं जो कि यहाँ पर अपने हिसाब से आगे किसी जज को अपॉइंट करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर ये जो जजेस हैं फेवरेटिज्म को अपना लें, नेपोटिज्म को फोकस कर लें कि भाई अपने ही पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ाते रहें, कुछ टैलेंटेड लोग पीछे छूट जाएं, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो ये चीज़ें बोल कर क्या हुआ कि एनजेएसी को लाने की कोशिश की गई। एनजेएसी का मेन मकसद यही था कि कॉलेजियम सिस्टम को हम रिप्लेस कर दें, ख़त्म कर दें। और एनजेएसी को लाया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2014 में। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को स्ट्रक डाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया, बोला ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यहाँ पे सरकार का रोल नहीं होना चाहिए। सरकार का रोल मतलब क्या एनजेएसी में गवर्नमेंट का रोल था? हाँ, देखो जो ये दोस्तों ये नया कमीशन बनाया जा रहा था ना, इस कमीशन में कुछ मेंबर्स जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स भी थे, जजेस भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, गवर्नमेंट के मेंबर्स भी थे। तो ये सभी लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे। तो इन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट का रोल अगर जहाँ पे जुडिशरी में आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट यहाँ पे जुडिशरी में आ जाएगी, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ गई? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सेपरेशन ऑफ पावर को यहाँ पर डिनोट करता है। हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अलग हैं, तीनों की पावर्स डिफरेंट हैं, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ये बात यहाँ पे कोर्ट के जजेस ने मेंशन की और बोला यहाँ पर कि एनजेएसी को हम ख़त्म कर रहे हैं, और ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। ये मैंने आपको बता दिया। तो एनजेएसी वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम पता चल गया, कॉलेजियम सिस्टम पता चल गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और उसके बाद में कॉलेजियम में कौन कौन लोग होते हैं, ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, स्टैटिक पोर्शन, तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप बेसिक चीज़ें कवर कर चुके हो। कहोगे सर मज़ा क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है सिलेबस। तो भाई सिलेबस कंप्लीट हो रहा है आपका, क्योंकि यूपीएससी ने 2021 में, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2021 में सवाल यहीं से पूछ लिया था। सवाल यह था कि इंडियन जुडिशरी के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसको हम बुला सकते हैं वापस सुप्रीम कोर्ट में,
और वो बुलाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले हमारे राष्ट्रपति का परमिशन लेंगे, तब यहाँ पे किसी रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कहोगे हाँ हो सकता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल नंबर 128 यही बोलता है, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, जो हाई कोर्ट होता है इंडिया के अंदर में, उसके पास में भी पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरह अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सके। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, वैसे हाई कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये 2021 के बेसिस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हमने यहाँ पर इसको आराम से सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता थी। खैर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इतना पढ़ा दिया है ना। आगे आते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ प्रोवाइड करवा जाता है, यानी कि जो एक क्लास आपको पूरी दिख रही है ना, इस क्लास के ई नोट्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और अब ई नोट्स में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर ये पूरा डिस्कशन किया। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कशन किया, ये हमने सब कुछ कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ा, इससे पहले यहाँ पर स्टेडियम के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमें यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, यूट्यूब पर आप देख रहे हो तो इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से चलता है। यूट्यूब क्योंकि इसी चीज़ को कह सकते हो कि अलाउ करता है, जो ये शेप है वीडियो का, ये जो साइज इसको अलाउ करता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा इस तरीके से चलना पड़ता है। बाकी आपको इस वाले ग्रुप में ना इन्हीं सब नोट्स की पीडीएफ बना के दी जाती है। वो जो पीडीएफ है वो प्रिंटेबल पीडीएफ होती है, तो आपकी नोट्स बनाने की टेंशन खत्म हो जाती है कि मुझे इस लेक्चर से क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं रिकॉर्ड करना है। ये पूरा क्लास का लेक्चर आपको प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में दे दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि वो जो पीडीएफ है वो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको दी जाती है। ठीक है, तो दोनों ही भाषाओं में जब पीडीएफ मिल जाती है तो आप किसी भी लैंग्वेज से हो आप आराम से उसको रेफर कर सकते हो। सारी चीज़ें आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो वहाँ से निकलवा सकते हो। बाकी सीधा आप पीडीएफ को हाईलाइट करके रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डाउनलोड नहीं भी करना है तो ग्रुप में पड़ी रहेंगी, जिस तारीख का आपको डाउनलोड करना है उस तारीख का आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ये इन्वेस्टमेंट जो 499 का है ना दोस्तों, ये भी केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। केवल एक बार पैसा खर्च करना है, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। उस ग्रुप के अंदर जो भी बेसिक फीचर्स आपको मिलते रहेंगे वो सब आप अवेल करते रहोगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो और भी आसान है। व्हाट्सएप पर जाना, ये व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देखना, समझना कि एग्जैक्टली वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, मुझको कैसे फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद जाकर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। हाँ, एक चीज़ और, इतना बता दिया है तो ये भी बोल देता हूँ, याद दिला देता हूँ आप लोगों को। बेसिकली वीडियो में जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर देना। हमारा टारगेट होता है ढेर सारे लाइकों का, ढेर सारे लाइक मतलब 5000 लाइक्स का। तो ऑब्वियसली बात है, आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा प्यार दिया इन वीडियोस को। बहुत सारे मैसेजेस मैं बता नहीं सकता, मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए हैं जहाँ पे लोगों का कहना है कि सर वीडियो की जो क्वालिटी है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले कुछ भी नहीं था वीडियो में, सीधा न्यूज़पेपर था, अब हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। ये चीज़ मैं भी खुद भी फील कर पा रहा हूँ। पहले लिमिटेशंस हुआ करती थी, वो लिमिटेशंस आज के समय पर थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, बाकी मैं अपनी कोशिश खुद कर रहा हूँ इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ, वो मैं लगातार करता रहूँगा, आपको एक बेहतर क्वालिटी वाला कंटेंट देता रहूँगा। ठीक है, बस खाली यार ये है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं कोई आर्टिकल देखता हूँ ना यार कि यार इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता आलस के चक्कर में, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, उसको मैनेज कर लिया करो। आपका मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को उसको जाने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अगले आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर नंबर 2 वाटर डिस्प्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन पेज नंबर 1 पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप पेज नंबर में से एडवर्टीजमेंट हटा दोगे तो पेज नंबर 3 पर प्रेजेंट है। क्या बात की जा रही है? CWRC ये क्या है? यह है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। जो कावेरी पानी है ना, कावेरी नदी का पानी, कावेरी नदी बेसिकली कर्नाटका से निकलती है और कर्नाटका से निकलते हुए तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। दोस्तों इस पानी को लेकर विवाद चल रहा है। इस पानी को लेकर, इस कावेरी नदी को लेकर 2 राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं। वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक कर्नाटका है और एक तमिलनाडु है। कर्नाटका ऊपर है, तमिलनाडु नीचे है। कर्नाटका से यहाँ पर ये जो पानी है, ये जो नदी है वो निकल कर आती है और तमिलनाडु से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइटेड फोटो लगाया है, ये आप देख भी रहा होगा। ठीक है, तो लड़ाइयाँ चल रही हैं किस चीज़ को लेकर? भाई कर्नाटका तमिलनाडु को प्रॉपर पानी नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के अंदर में जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई नहीं हो पा रही है अच्छी तरीके से। ये डिस्प्यूट चल रहे हैं। अब तमिलनाडु पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भैया हमें तो पानी चाहिए,
क्योंकि इतिहास देखोगे तो कई बार इस पानी को लेकर लड़ाई हुआ है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पानी का बंटवारा किया है कि भैया इतना पानी इसको मिलेगा, इतना पानी इसको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो पानी का विवाद है ना, ये केवल इन दो राज्यों के बीच में नहीं है, इसमें दो राज्य और हैं, एक केरला भी है और दूसरा यहाँ पे पौंडुचेरी भी है, पुडुचेरी। ठीक है, खैर उनका ज़्यादा इतना बड़ा रोल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पानी का बंटवारा किया था, कुछ पानी केरला को दिया, कुछ पानी पुडुचेरी को, कुछ कर्नाटक को और कुछ तमिलनाडु को। लेकिन उस तरीके से आज का पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है। कर्नाटका के अपने खुद के एक्सक्यूजेज हैं। क्या एक्सक्यूजेज हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से पूरा मुद्दा चल रहा है। तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस केस को देखा और बोला कि भैया यहाँ पर जो ये मुद्दा है ना, ये CWRC के पास लेकर जाओ। CWRC मतलब कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। ये अलग से ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसका मेन काम यही है कि कावेरी के पानी को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, सभी तक प्रॉपर पानी पहुंच सके, इसको ध्यान में रखना। तो ऐसा हुआ। तो अभी क्या होता है, CWRC की न्यू दिल्ली के अंदर में एक मीटिंग चलती है। कब मीटिंग चली? मंगलवार के दिन, यानी कल के दिन मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कई सारे लोग प्रेजेंट थे, कई सारे ऑफिसर्स प्रेजेंट थे। तो उनका कहना यहाँ पर यह है कि तमिलनाडु को पानी मिलना चाहिए। वो नीचे स्टेट है, उसके आसपास के एरिया सूख रहे हैं, उनको पानी देना चाहिए। और यहाँ पे बोल दिया गया, इस CWRC ने यहाँ पे कर्नाटका से बोला कि भैया आप 15 अक्टूबर तक एक काम कर दो, तमिलनाडु को 3000 क्यूसेक्स तक पानी पहुँचा दो। 3000 क्यूसेक्स, क्यूसेक्स का मतलब होता है 3000 क्यूबिक फीट पर सेकंड तक पानी आपको पहुँचाना है। इतना पानी आप दे सकते हो, ठीक है। तो 15 अक्टूबर तक आपको ये पानी देना होगा। ये बात कर्नाटका से बोल दी गई। अब कर्नाटका देता है नहीं देता है वो आगे देखा जाएगा। ऐसे कई बार पहले भी हुआ है, बट कर्नाटका मुखर गया है, पानी उसने प्रॉपरली पहुँचाया नहीं है। रीज़न उसके पीछे कारण है। कारण क्या है वो भी आपको मैं आगे बताऊँगा। तो फिलहाल आपको यहाँ पर ये डिस्प्यूट समझ में आया, विवाद क्या चल रहा है। अभी विवाद को हमने विस्तार से नहीं समझा है। ये तो मैंने आपको इशू बता दिया, भाई छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन आप UPSC के लिए तैयारी करो तो ये आर्टिकल आपके काम का नहीं है। और UPSC के लिए आपको केवल मुद्दे समझने होते हैं, इशू क्या है। जो मेन चीज़ स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब पहले मैं आपको रिवर का लोकेशन दिखाता हूँ। ये जो कावेरी नदी है दोस्तों, ये कर्नाटका से निकल कर आती है। यहाँ से निकली नदी इस तरीके से, और बीच बीच में कई सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर इसमें जुड़ जाती हैं। और छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में जुड़ती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बड़ी नदी की सहायक नदियाँ। सहायक नदी यानी जिसको हम ट्रिब्यूटरीज के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो छोटी छोटी नदी आके मिल रही हैं, सहायक नदियाँ होती हैं। तो ये हमारी कावेरी नदी है, इस तरीके से आ रही है कर्नाटका से, ऐसे गुजरते हुए तमिलनाडु यहाँ पे पड़ गया। तमिलनाडु से होते हुए यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा रीजन इसका यहाँ पर इस नदी का यहाँ पे आके दो भाग में बढ़ जाती है। थोड़ा ये पुडुचेरी में पहुँच जाती है और थोड़ी सी यहाँ पर ये इधर से तमिलनाडु से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और इधर से यहाँ पर ये पुडुचेरी से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न एग्जैक्टली देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि कावेरी नदी यहाँ पे मतलब पुडुचेरी से कहने का मतलब है ये ना, ऐसे इसके और भी बहुत सारी यहाँ पर जो छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो निकल रही हैं इसमें से, फिर कुछ हिस्सा यहाँ पर इसका पुडुचेरी में भी पहुँच जाता है। चलो अब आगे आते हैं और मुद्दे को समझते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए कि सर ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है ये वापस से न्यूज़ में इसलिए आ चुका है क्योंकि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अपील ये कर रहा है कि देखो हमें कम से कम 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड के हिसाब से पानी चाहिए होगा। इतना पानी हमें कर्नाटका से रिलीज़ करवा कर दे दो, इतने की ज़रूरत है। प्लस तमिलनाडु ने कोर्ट के ऊपर थोड़ा और जोर दिया कि भाई आप कर्नाटका से बोलो ना, आप कर्नाटका से कहो कि वो कम से कम 36.76 यानी कि यहाँ पर TMC की बात हो रही है। TMC मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, कम से कम इतना पानी तो कम से कम रिलीज़ करे। इतना पानी उसको रिलीज़ करना था सितंबर 2023 में, क्योंकि इतना पानी रिलीज़ करने को लेकर ना ऑलरेडी यहाँ पर ये डिसीजन लिया जा चुका था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू 2018 में। बट यहाँ पर वो जो डिसीजन है वो भी कर्नाटका फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये बात यहाँ पर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से बोली है। अब यहाँ पर इस मुद्दे में यहाँ पर ये बोला है कि कर्नाटका सीधा सीधा मना कर रहा है कि हम यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं रिलीज़ करते, थोड़ा पानी ही रिलीज़ कर पाएंगे। तमिलनाडु ने बोला है कि कम से कम यहाँ पर 15 दिन में हम लोग को 10,000 क्यूसेक्स ऑफ पानी तो चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ कर्नाटका ने बोला कि देखो हम 10,000 तो नहीं 8,000 क्यूसेक्स ऑफ पानी छोड़ देंगे इस नदी का आगे के लिए, जो कि तमिलनाडु के लिए कम है। इस वजह से मुद्दा चल रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर कर्नाटका क्यों पानी नहीं छोड़ रहा है ऊपर से? कर्नाटका इसलिए पानी नहीं छोड़ रहा है, देखो उनका एक्सप्लेनेशन यह है क्योंकि अब की बार बारिश कम हुई है, कावेरी कैचमेंट में पानी कम है। कर्नाटका के अंदर में 44% रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिला जून से लेकर अगस्त के बीच में। तो जब रेनफॉल डेफिसिट था, पानी ऑलरेडी कम है, तो उनका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर वो ज़्यादा पानी छोड़ देंगे नीचे, ऐसा कर्नाटका का कहना है। तो उन्होंने बोला कि इसी वजह से यहाँ पे जो जिस तरीके से पानी का बंटवारा किया गया था हम उसको नहीं फुलफिल कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे, हमारे क्षेत्रों को पानी चाहिए पहले, उसके बाद यहाँ से पानी छूटेगा फिर जाएगा नीचे तमिलनाडु के अंदर में।
तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, इसकी वजह से असर देखो दोनों को हो रही है। अब कर्नाटका की अपनी प्रॉब्लम है, तमिलनाडु की अपनी प्रॉब्लम है। तमिलनाडु बोल रहा है कि ठीक है अपनी प्रॉब्लम तो बता दी इन्होंने, लेकिन जब पानी नीचे कम आएगा तो हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, वो वेट कर रहे हैं कि भाई पानी कब आएगा नीचे, कब हम अपने खेतों की सिंचाई करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पर थोड़ा सा मैटर करता है, क्योंकि जो डिस्प्यूट है थोड़ा गंभीर हो चुका है ये विवाद। इसी विवाद के अंदर में थोड़ा बहुत बोला गया भाई थोड़ा पानी तो आपको छोड़ना पड़ेगा कर्नाटका से। अब मैं आपको बता दूं ये जो कावेरी का पानी है इसको कैसे शेयर किया गया था ये आप थोड़ा समझो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपने समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो नदी है ये स्पेशली 2 राज्यों में बह रही है। वैसे यहाँ पर 4 राज्यों का रोल देखने को मिलेगा, लेकिन हम 2 राज्यों को लेकर चल रहे हैं। कर्नाटका से सीधा यहाँ पर तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल। अब कर्नाटका ऊपर है, तमिलनाडु ऊपर है, तमिलनाडु नीचे है। तो अगर ये पानी छोड़ेगा तो तमिलनाडु पहुँचेगा, अगर ये पानी को ऊपर रोक देगा तो यहाँ पर ये पानी प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगा। तो बोला जा रहा है कि जो नॉर्मल वाटर ईयर होता है, जिस साल बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होता है, तो उस साल कम से कम केरला को 177.25 टीएम्स यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी रिलीज करना पड़ता है। ये कर्नाटका को करना ही पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जो एनुअल कोटा है ना, इसमें एनुअल कोटा मतलब ये इतना पानी तो कर्नाटका को रिलीज़ करना होता है एक साल में, एक साल के नॉर्मल ईयर में स्पेशली तमिलनाडु को इतना पानी छोड़ना पड़ेगा तमिलनाडु के लिए। लेकिन होता क्या है कि इसमें से कुछ पानी, जो ज़्यादातर पानी है वो जून से सितंबर के बीच में छोड़ा जाता है, और अब की बार जून से अगस्त के बीच में ही कर्नाटका में बारिश ही नहीं हुई, और उस बारिश के डेफिसिट की वजह से यहाँ पे कर्नाटका ने इस बार इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इस इम्पॉर्टेंट पीरियड में जिस समय पर खेती ज़्यादा हो रही है तमिलनाडु में, पानी छोड़ने से मना कर दिया। इस वजह से दोनों राज्यों के लिए ही दिक्कत पैदा हो चुकी है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो कावेरी नदी के बारे में दोस्तों आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी को हम तमिल में पोन्नी के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत पवित्र नदी मानी जाती है सदर्न इंडिया में। ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रही कावेरी नदी, कर्नाटका के ये ब्रह्मगिरी हिल्स, ये जो पहाड़ियाँ हैं वेस्टर्न घाट्स की, यहाँ से निकलती है, और उसके बाद में ये बहती हुई सीधा कर्नाटका से होती हुई, तमिलनाडु से होती हुई, गुजरते हुए यहाँ से आप कह सकते हो यहाँ पर थोड़ा पुडुचेरी में रीजन पहुँच जाता है, और केरला की कई सारी नदियाँ आकर यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये सब यहाँ पर इस तरीके से कंट्रीब्यूशन देने के बाद में बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। अब थोड़ा और ध्यान रखना, जो ये कावेरी नदी है ना दोस्तों, इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि इधर से भी कई सारी नदी आ रही हैं जो इसमें जुड़ जाती हैं, और इधर से भी कई सारी नदी आ रही हैं जो इसमें जुड़ती हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें जुड़ रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो उल्टे हाथ वाली यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को आप देखोगे तो उसमें आती है अर्कावती, हेमावती, शिमसा एंड हरंगी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखोगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखोगे तो यहाँ पर आती है लक्ष्मण तीर्था, उसके बाद सुवर्णवती, नोएल, भवानी, काबिनी और अमरवती, ये सारी नदियाँ होती हैं। तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये विवाद तो समझ में आ गया, लेकिन क्या ये नया विवाद है? नहीं, ये याद रखना, ये जो विवाद है ना ये 150 साल पुराना है। आप कहोगे 150 साल पुराना और अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया? बिल्कुल। अब ये 150 साल पुराना विवाद क्या था, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। क्योंकि ये नदी कर्नाटका से निकलती है, तमिलनाडु से होती हुई यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये जो डिस्प्यूट है ये 3-4 राज्यों के बीच में, 3 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी। खैर इसमें केरला और पौंडुचेरी का काम बहुत कम है, जो मेन डिस्प्यूट है वो कर्नाटका और तमिलनाडु को लेकर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विवाद है 150 साल पुराना है। उस समय पर एक अग्रीमेंट किया गया था 1892 में और 1924 में। ये अग्रीमेंट्स हुए थे मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर में। उस समय पर वो जो हम स्टेट्स की बात करें वो मद्रास और मैसूर के नाम से जाने जाते थे। तो उस समय पर ये अग्रीमेंट हुए, यानी देश की आज़ादी से एक पहले की बात भी की जा रही है, 1892 की बात भी की जा रही है, यहाँ पर 1924 की बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बोला गया था कि जो भी अगर कर्नाटका अपने ऊपर कावेरी नदी जहाँ से बह कर आ रही है उस पर कंस्ट्रक्शन अगर करेगा, कुछ भी बनाएगा, तो उसे पहले तमिलनाडु से यानी नीचे वाले राज्य से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात भी इस एग्रीमेंट में मेंशन की गई थी। और कावेरी जो डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, ये एग्जैक्टली पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इससे पहले तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। एग्जैक्ट शुरुआत इसकी 1974 से हुई थी। 1974 से इसलिए हुई क्योंकि ये समय वो था जब कर्नाटका ने इस कावेरी नदी के पानी को बिना तमिलनाडु से पूछे अपने एरिया में डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, अपने एरिया में इधर उधर बांटना शुरू कर दिया। अब इधर उधर उसने देना शुरू किया तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में जिस गति से पानी पहुंच रहा था वो गति कम हो गई, अमाउंट कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। तो इसके बाद जो ये मुद्दा है ये उठने लगा क्योंकि तमिलनाडु से परमिशन नहीं ली गई। अब पहली बार जब परमिशन नहीं ली और कुछ हो नहीं पाया तो आगे कर्नाटका ने इस प्रकार से और कई सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर दी बिना परमिशन के।
तब जाके यहाँ पर ये जो मुद्दा है और ज़्यादा गंभीर बन गया। और कुछ सालों बाद दोस्तों यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। एक कोर्ट की तरह बॉडी बनाई गई जो कि यहाँ पर इस कावेरी मुद्दे को देखेगी। 1990 में 1990 में इस बॉडी को बनाया गया था ताकि इस मैटर को वो रिजॉल्व करे। ये बॉडी भी रिजॉल्व नहीं कर पाई। इस बॉडी को 17 साल लग गए अपना एक फाइनल ऑर्डर देने में। 2007 में उन्होंने फाइनल ऑर्डर दिया, ठीक है। और यहाँ पे पानी को इन्होंने शेयर कर दिया। भाई कावेरी बेसिन के अंदर में जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है वो 740 टीएमसी के पास होती है, इतना पानी होता है। इसको बांट दिया कि भाई तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी मिलेगा, कर्नाटका को इतना, केरला को इतना, पुडुचेरी को इतना। ये यहाँ पर अलोकेशन कर दिया गया, पानी का इस तरीके से बंटवारा कर दिया गया। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि जो कावेरी नदी एक नेशनल एसेट है, ठीक है, इसका पानी आप ऐसा नहीं केवल एक ही राज्य यूज़ करेगा, दोनों यूज़ करेंगे। और इस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मुद्दा है ना, इसको कहते हुए मतलब हमारी केंद्र सरकार को डायरेक्ट किया, केंद्र सरकार से बोला कि भैया आप कावेरी मैनेजमेंट स्कीम को लेकर आओ। और केंद्र सरकार ने यहाँ पर कावेरी मैनेजमेंट स्कीम को देखते हुए जून 2018 में 2 बॉडीज़ बना दी। एक का नाम था कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दूसरे का नाम है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। और जो आज आप देख पा रहे हो, जो आपने आर्टिकल पढ़ा है ना यहाँ पर, ये जो आर्टिकल पढ़ा है इसमें कौन सी बॉडी है? कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, जिसने यहाँ पर ये पूरा का पूरा मीटिंग बैठाया और मीटिंग बैठाने के बाद बोला है कि भाई 15 अक्टूबर तक इतना पानी रिलीज़ कर दो क्योंकि आपकी बार आपने पानी कम छोड़ा है। स्पेशली कर्नाटका से ये बात बोली जा रही है, समझ गए? तो ये था पूरा का पूरा कावेरी वाटर डिस्प्यूट। आई होप दोस्तों आपको बेसिक तरीके से, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो भी समझ में आ गया होगा और एग्जैक्टली A to Z इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, है ना। बिल्कुल रॉ शब्दों में मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है क्योंकि ये मैटर इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज़ में बना रहेगा। चलो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर नंबर 1 ड्रामा एंड थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन पेज नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है वहीदा रहमान नाम की एक्टर को। ये एक्टर आपको दिख रहे होंगे वहीदा रहमान, इनकी कुछ पुरानी फिल्में हैं जहाँ पर इस तरीके से इन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया है। अब बोला यह जा रहा है कि जो यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने मंगलवार को यानी कल के दिन अनाउंसमेंट किया है कि जो ये बॉलीवुड एक्टर हैं वहीदा रहमान, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा 2021 के लिए। 2021 वाला अवार्ड इनको दिया जा रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। कौन सा वाला? 2021 वाला। फिर बोल रहा हूँ, वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस अवार्ड से इनको सम्मानित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडियन सिनेमा में इनका योगदान, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और जैसे यहाँ पर इनका अनाउंसमेंट हो गया वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया इनको बधाइयाँ दी। ये अभी इनकी जो एज है वो 85 ईयर्स की है। तो ट्विटर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने बधाइयाँ दी हैं दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीतने के बेसिस पर इन एक्ट्रेस को, ठीक है, ये जो एक्टर हैं इनको दी गई है। बात क्लियर हो गई। अब ये तो हो गया हमारा आर्टिकल, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये जो दिया गया है वहीदा रहमान को, ये 2021 का अवार्ड है। इससे पहले 2020 वाला किसको दिया गया था? 2020 वाला मिस आशा पारेख को दिया गया था, 2019 का रजनीकांत जी को दिया गया था और 2018 का अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है। तो 2018, 19, 20, 21 ये चारों साल के पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर वनडे एग्जामिनेशंस। यूपीएससी तो डायरेक्टली नहीं पूछेगा बट अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी पूछ सकता है, लेकिन वनडे एग्जामिनेशन में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हर चीज़ को कवर कर चल रहा हूँ, इसी वजह से हम इसको वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर का नाम दे रहे हैं, समझ गए ना। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं यही हैं दादा फाल्के साहब, ठीक है। तो इन्हीं के नाम के ऊपर ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है ताकि इनकी जो यादें हैं वो हम लोग बनाए रखे जा सकें, इनको याद किया जा सके समय समय पर, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया सिनेमा में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये नेशनल फिल्म अवार्ड का एक हिस्सा है। जो भी यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, इस फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही सम्मानित तौर पर इस अवार्ड को देखा जाता है। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड का जो नाम है वो धुंधीराज गोविंद फाल्के जी के नाम के ऊपर रखा गया है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रोमिनेंट फिल्म मेकर थे ये। इन्होंने भारत की पहली फिल्म दी थी। इंडिया में जो पहली पिक्चर आई थी, पहली फिल्म आई थी, वो यहाँ पर इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। और वो फिल्म कौन सी थी? वो थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में आई थी, 1913 में। ये क्वेश्चन अल्टीमेट है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है एक हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड माना जाता है इस इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी के अंदर में, और ये कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में उसको दर्शाते हुए इस अवार्ड को दिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। 1969 में सरकार ने अवार्ड देना शुरू किया, ठीक है। इसके अंदर एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, प्लस 10 लाख रुपए का कैश दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सिल्क का रोल होता है और साथ ही साथ में एक शॉल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें इस अवार्ड के अंदर में प्रेजेंट की जाती हैं। ये अवार्ड देता कौन है? तो प्रेजेंट करने वाली हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे जूरीज के चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी लोग यहाँ पर साथ में होते हैं, तब यहाँ पर इस पूरे सेरेमनी को देखा जाता है। देन इस इवेंट के दौरान यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो विजेता को दिया जाता है। और क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर ये तो अवार्ड जो हमने डिस्कस किए हैं 2018, 19, 20, 21, ये तो हमें 4 पता चल गए, और ये अवार्ड दिए जा रहे हैं वैसे 1969 से। तो 1969 में जो ये अवार्ड दिया गया था, सबसे पहली बार वो किसको दिया गया था? तो इस अवार्ड की जो फर्स्ट रेसिपिएंट थी वो थी देविका रानी रोएक। ये आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगी, देविका रानी रोएक। ठीक है, तो 1969 में इनको सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था, दादा फाल्के साहब अवार्ड। अब थोड़ा सा यहाँ पे दादा फाल्के साहब के बारे में पता करना है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दादा फाल्के साहब को इंडियन सिनेमा का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इनकी पहली फिल्म यानी भारत की जो पहली फिल्म थी ये थी राजा हरिश्चंद्र, और ये इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी 1913 में जो तैयार की गई थी। और दादा फाल्के साहब ने इसके बाद लगातार बहुत सारी फिल्म्स बनाई, 95 मूवीज़ बनाई, 26 शॉर्ट फिल्म्स बनाई अपने पूरे 19 साल के करियर में। 1937 तक इन्होंने इतनी सारी फिल्म से बना दी थी, और बोला जाता है कि यहाँ पर इन्होंने पेंटर की तरह भी काम किया हुआ था अपनी ज़िंदगी में, वो भी राजा रवि वर्मा जी के साथ में। और इनका जो करियर शुरू होता है वो पहले एक स्मॉल टाउन फोटोग्राफर के तौर पर शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आप देख पाओगे किस स्टेज पर ये पहुँच चुके हैं कि आज इनके नाम पर अवार्ड्स दिए जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको माना जाता है। समझ गए? चलो आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ, पेज नंबर 16 पर इस आर्टिकल को आप देख सकते हो। इंडियंस ईट मोर सॉल्ट देन WHO रिकमेंडेशन। मैटर क्या है समझते हैं। भारतीय जो है ना वो ज़्यादा नमक खा रहे हैं, WHO ने जितना बताया उससे तो ज़्यादा ही खा रहे हैं। और आप लोग भी वो गलती करते होंगे, वो गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है, ये चार्ट अगर आप देखोगे तो इस चार्ट में ये दिखाया गया है, ये जो डार्क कलर दिख रहा है ना, डार्क कलर, ये थोड़ा सा डार्क कलर, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डेली को डिनोट करता है यानी रोज़ाना के बेसिस पर, और ये थोड़ा सा ये वीक को डिनोट करता है, और ये वाला कलर जो है मंथ को डिनोट करता है, और लास्ट वाला कलर मतलब कभी नहीं खाया जिसने उसको डिनोट करता है। तो बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर नमकीन, पापड़, पैकेट वाले चिप्स, कुरकुरे, उसके बाद सोया, मस्टर्ड सॉस, ये जितनी भी चीज़ें जिसमें नमक बहुत होता है ना, तो ये चीज़ें डेली भी बहुत कंज्यूम की जा रही हैं। डेली यहाँ पर 3.1% के आसपास कंज्यूम की जा रही हैं, और मंथली भी कंज्यूम की जा रही हैं, सॉरी वीकली भी कंज्यूम की जा रही है, मंथली भी कंज्यूम की जा रही हैं। और बहुत मतलब ना खाने वाले जिन्होंने जो कि कभी खाते नहीं इन सब चीज़ों को, उनकी संख्या भी थोड़ी है अच्छी खासी। तो 30% वो हैं जो कि नहीं खाते, 36% ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मंथ में एक बार खा लेते हैं, और 29% ऐसे जो सप्ताह में खा लेते हैं, और डेली ऐसे वाले भैया जो ये डेली खाते हैं वो 3.1% के आसपास ऐसे हैं। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया कि जो सॉल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अचार वगैरह हो गया, हाई सॉल्ट कंटेंट हो गया, चटनी, पन्ना, पिकल, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इन सब को अगर आप देखोगे तो 5.8 के आसपास यहाँ पे ऐसे हैं जो डेली खाते हैं। फिर इधर यहाँ पे 43.8% के आसपास ऐसे हैं जो सप्ताह में एक बार खाते हैं, 29.8% के आसपास है जो महीने में एक बार खाते हैं, और बाकी 20% जो कभी नहीं खाते, इंटरेस्ट नहीं है। बाकी यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं जिसमें नमक बहुत होता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस चीज़ हो गया, पैकेज चीज़ हो गया, बटर हो गया, जिसमें नमक होता है, सॉल्ट होता है। तो रोज़ खाने वाले लोग भी कम हैं, और सप्ताह में खाने वाले लोग भी कम हैं, महीने में खाने वाले लोग भी कम हैं, और कभी खाने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी यहाँ पर एक चीज़ मेंटेन करने वाली बात भी आती है, समझ गए? तो वो भी यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब है WHO ने बोला कि नमकीन वाली जो चीज़ें वो इंडिया में दबा के खाई जा रही हैं, सप्ताह में भी, महीने में भी, और रोज़ाना के बेसिस पे भी। और WHO ने एक बात ये बोली है कि हम पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि भैया जो भी आपको सॉल्ट खाना है वो डेली बेसिस पे 5 ग्राम की क्वांटिटी को एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी 5 ग्राम से ज़्यादा ये सॉल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया में भाई ये तो 5 ग्राम बहुत पीछे छूट जाता है। इंडिया में जो मतलब एवरेज इंटेक है वो 8.9 या फिर कह सकते हो 9 ग्राम के आसपास है। 9 ग्राम यानी बस दुगना ही हो रहा है इसका। 9 ग्राम मेन के लिए और 7 ग्राम और 7 to 8 ग्राम यहाँ पर वेमेन के लिए। तो कहीं ना कहीं WHO ने बोला 5 ग्राम डेली इंटेक होना चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर ये सॉल्ट इंटेक कितना हो रहा है 8 to 9 ग्राम्स, जो कि अपने आप में थोड़ा ज़्यादा है, एक्सीड कर रहे हैं इस लिमिट को। इसी वजह से भारत में सबसे ज़्यादा लोगों की जो डेथ है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रही है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जब बात करते हैं हम लोग तो बेसिकली दिल से संबंधित बीमारियों की हम बात कर रहे हैं। बोला यह गया कि इंडिया के अंदर में 2016 में 1.63 मिलियन लोगों की जान गई थी हाइपरटेंशन की वजह से। और वो हाइपरटेंशन के पीछे का रीज़न क्या था? सॉल्ट ज़्यादा इंटेक करना।
तो ये जो नमक है इसको खाओ, नमक खाना भी ज़रूरी है, लेकिन आपको पता है हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वो लिमिट जहाँ क्रॉस कर गए आपका काम हो गया। और वही चीज़ यहाँ पर है, नमक की भी एक बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, हमारे लिए ज़रूरी भी है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी भी है, लेकिन अगर यहाँ पे उसकी जो क्वांटिटी अगर हम उसको इंक्रीज़ कर दें तो हमारे लिए वो जहर भी है फिर। तो इसी को लेकर WHO ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मैं आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में पढ़ा देता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड किया कि भैया जो भी एडल्ट है 18 साल से ऊपर का है उसको एक दिन के अंदर में 5 ग्राम से कम में सॉल्ट कंज्यूम करना है। ये एवरेज इंडियन सोडियम कंजम्पशन होना चाहिए, लेकिन अभी के समय पर जो हमारा कंजम्पशन है वो इससे डबल है, 5 की जगह 9 ग्राम है, 8 ग्राम के आसपास है। ठीक है, WHO ने इसी के साथ में अपना एक गोल सेट कर लिया। गोल सेट करते हुए इन्होंने ये बोला कि हमें 2025 तक कम से कम 30% सोडियम इंटेक को रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, 2025 तक टारगेट इन्होंने रख लिया कि हमें सोडियम को कम करना है। और इनकी WHO की एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो WHO पब्लिश करता है, इस बात को ध्यान रखना। इन्होंने भी यहाँ पर प्रोग्रेस के ऊपर जोर दिया है। इन्होंने बोला है कि 2025 तक हम लोग अभी 30% के आसपास जो पॉपुलेशन सोडियम इंटेक कर रही है उसको हम कम करने वाले हैं। 30% पॉपुलेशन ऐसी हो जाएगी जो कि यहाँ पर सोडियम को कम यूज़ करेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ज़रूरत क्या है, हमें सॉल्ट को क्यों लिमिट में करना चाहिए? लिमिट में इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे का पहला रीज़न है, अगर आप ज़्यादा नमक खाओगे तो इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, आपका BP बहुत ज़्यादा हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, एक पर्सन को स्ट्रोक तक आ सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो सोडियम इंटेक है उसको लिमिट में करना होगा, इसको कम करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी यहाँ पर ये आपकी हेल्थ को मेंटेन कर पाएगा, नहीं तो इससे बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, दिल से संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आज के समय पर पूरे दुनिया में सबसे मुख्य कारण है लोगों की मृत्यु के पीछे का, सबसे मुख्य कारण जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही सबसे बड़ी चुनौतियां हैं भारत के अंदर। ठीक है, और दोनों ही चुनौतियां हैं, जैसे मैंने आपको बोला, इनकी वजह से इंडिया के अंदर में जो मृत्यु है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से ये बीमारियाँ सबसे ज़्यादा आपको पुरुष में देखने को मिल जाती है। सदर्न स्टेट्स के अंदर, साउथ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, और इनकी वजह से जो हाइपरटेंशन वाली जो पॉपुलेशन है उनकी संख्या भी इंडिया में ज़्यादा है। 2020 की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ के बेसिस पर है। उस रिपोर्ट ने ये दिखाया कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम से बेसिस के ऊपर जो यहाँ पर बीमारियाँ होती हैं, इन बीमारियों की वजह से 32.1% के आसपास डेथ हुई है इंडिया के अंदर में। हाइपरटेंशन इसमें से एक मेजर कारण था। और इतना ही नहीं भाई, इंसान की जान जा रही है तो पता है इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? ओवरऑल पूरे दुनिया की इकोनॉमी को लॉस होता है। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये मेंशन किया कि इंडियन इकोनॉमी अकेली, केवल भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, केवल इंडियन इकोनॉमी के अंदर में 2012 से लेकर 2030 के बीच में लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास हमारा घाटा हुआ है। $2 ट्रिलियन हम लोगों ने लॉस किया है। रीज़न क्या था? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाना, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है। समझ गए? तो ये यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस है। क्वेश्चन ये है, जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या इसको रोकने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया गया? देखो, इनिशिएटिव चलाए गए हैं। फॉर एग्जांपल ईट राइट इंडिया कैंपेन को दिखाया गया है। ईट राइट इंडिया कैंपेन दोस्तों लॉन्च किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइड से। इस कैंपेन का मेन मकसद यही है कि जो भारत का पूरा खान पीन का सिस्टम है, फूड सिस्टम है, इसको हम चेंज कर सकें और ये इंश्योर कर सकें कि भाई हर एक पर्सन जो खाना ले रहा है उसका खाना सेफ़ हो, न्यूट्रिशियस हो, सस्टेनेबल फूड हो। ठीक है, पोषण दे उसको, उसके लिए सेफ हो। इसलिए हम ईट राइट इंडिया कैंपेन भी चला रहे हैं। दूसरा यहाँ पे दूसरा कैंपेन है, वो है आज से थोड़ा कम कैंपेन। FSSAI ने यहाँ पर इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है ये आज से थोड़ा कैंपेन। ये एक सोशल मीडिया कैंपेन है और इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी इंडिया के अंदर में जो ये सोडियम कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, ज़्यादा लोग नमक खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लोग पढ़ाई करते करते भी यहाँ पर चिप्स खा लेते हैं, कुरकुरे खा लेते हैं, है ना, उनको वो चाहिए होता है बीच बीच में, लेकिन वो नहीं देखते उस पैकेट में कितना ज़्यादा सोडियम उनको मिल रहा है। ठीक है, ऐसा मैंने मुखर्जी नगर में बहुत देखा है। बहुत सारे जो पढ़ाई करते करते एस्पिरेंट्स हैं ना, वो इतना सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है सच्ची में। और पढ़ाई करना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, स्टडीज़ कर रहे हो, तो अच्छी तरीके से या फोकस या कंसंट्रेशन आपका तभी मेंटेन हो पाता है जब आपका पेट थोड़ा खाली होगा। पेट भरा होगा तो वहाँ पे एनर्जी जाने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर पेट जितना हल्का रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके स्टडीज़ के लिए स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। ये यहाँ पर एक और कैंपेन है जिसका मेन मकसद है भाई सोडियम इंटेक को कम करना।
तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर कोई नमक बिल्कुल ना खाए तो नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। भाई नमक इंपॉर्टेंट है, सोडियम इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, लेकिन लिमिट में 5 ग्राम से कम। अब सोडियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोडियम बेसिकली एक सोडियम क्लोराइड है, ये हमारे बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो हमारे फ्लूइड हैं, जितने भी लिक्विड है हमारे बॉडी के अंदर में, उसको बैलेंस बनाने का काम करता है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो सॉल्ट का कंजम्पशन हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक्सेस कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार हम इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो भारत को यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल से एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, एक ऐसी रणनीति चाहिए जिसके बेसिस पे हम सॉल्ट के कंजम्पशन को कम कर सकें। हमें एक यहाँ पर बहुत डिटेल वाली अप्रोच चाहिए होगी, जहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सबको साथ में आना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बीच में कोलैबोरेट करना होगा। कोलैबोरेट करने के बाद में ही यहाँ पर वो इस प्रकार के हाइपर टेंशन से लड़ सकते हैं या एक्सेसिव सोडियम इंटेक से लड़ सकते हैं। तो ये जो सोडियम कंजम्पशन है दोस्तों, इसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रणनीति लेकर चलनी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आज हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ख़त्म करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, उसी तरीके का फोकस हमें यहाँ पर थोड़ा सा सोडियम के ऊपर करना होगा। आगे आते हैं, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एडिटोरियल्स को। अब दोस्तों आप एडिटोरियल देखोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है, अगेन हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया कनाडा के रिलेशंस, खालिस्तान इशू, खालिस्तान वाला मुद्दा क्या है, अगेन डिस्कस कर चुके हैं। परसों वाला वीडियो देख लेना, बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो 2 एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। एक ये वाला, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बीमारियां हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो यहाँ पर डिस्कस किया है 2 राइटर ने मिलकर। इसी के आर्टिकल के बेसिस के ऊपर आज हम मेंस का क्वेश्चन भी लिखेंगे। और जो नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा ये वाला रेलिवेंट है, कर्नाटका के अंदर मोन्यूमेंटल चैलेंजेस की बात की जा रही है। प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको होयसला टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देने वाला हूँ। नाउ आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन को। तो आज का एडिटोरियल ये वाला जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट पेज नंबर 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होने वाला है। हमारे जो राइटर हैं, एक का नाम है प्रणय लाल, दूसरे हैं राजीव सदानंद। तो ये क्या बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने बोला कि देखो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है दोस्तों, और वो जो लेटेस्ट रिपोर्ट इस साल मार्च में रिलीज़ हुई है वो रिपोर्ट है, उसके अंदर मेंशन किया गया है कि जो आईपीसीसी है, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर वार्निंग देता है। क्लाइमेट चेंज क्या है, पहले ये मैटर समझ लो। क्लाइमेट चेंज बेसिकली टेम्परेचर का बढ़ना, जो हमारा तापमान होता है इसका यहाँ पर इंक्रीज़ होना। गर्मी इस वजह से यहाँ पर, मतलब जो गर्मी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होती है इसी टेम्परेचर के बढ़ने से, वो हमारा क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो इन्फेक्शियस बीमारी हैं, वायरस वगैरह की वजह से फैलने वाली बीमारियां हैं, इनका रिस्क बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और बीमारी दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है, ऐसा राइटर ने बोला। ये बोलते हैं कि जैसे आज के समय पर मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं, डेंगू है, हर साल हम देख पाते हैं डेंगू कहीं ना कहीं 2-3 बार अपनी पीक पर पहुंच जाता है। कभी दिल्ली में, कभी केरला में, कहीं ना कहीं जो डेंगू अपनी पीक पर पहुंच जाता है। हर साल हम देखते हैं 2-3 बार अपने पीक पर पहुंच जाता है। रीज़न, टेम्परेचर के अंदर में चेंजेस होना, लगातार यहाँ पर जो हमारा तापमान है वो बढ़ता चले जाना, नमी कहीं ना कहीं डिसरप्ट होती चली जा रही है, हमारा टेम्परेचर पूरी तरह से ऑल्टर हो रहा है आज के समय पर। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो जानवरों की रहने की जगह है उनको भी उसके हिसाब से बदलनी पड़ती है। भाई पहले वो सिंपल से एक जगह पर रह रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उनके बर्दाश्त से बाहर है, वो जंगल से निकल जा रहे हैं बाहर, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जब वो जंगल से बाहर निकल रहे हैं तो अपने अंदर जो भी वायरस प्रेजेंट है, क्योंकि कई सारे वायरस होते हैं जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको साथ में लेकर निकल रहे हैं, ह्यूमंस के साथ में कांटेक्ट हो रहा है उनका, और ह्यूमंस के साथ में कांटेक्ट होने के बाद में वो जो वायरसेस हैं वो इंसानों में फैल रहे हैं, फिर इंसान दूसरे इंसानों में फैला रहे हैं। ये एक मेन रीज़न है, जहाँ पर जो मेन जड़ है, मेन रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज। अब राइटर बोलते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्फेक्शंस किस तरीके से असर दिखा रहे हैं ये समझते हैं। देखो जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं आज के समय पर, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे कटाई भी कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसकी वजह से लगातार क्या हो रहा है, जंगल खाली होते चले जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ से जो जानवर हैं, कई सारी बीमारियों को कैरी करने वाले एनिमल्स हैं, वायरस को कैरी करने वाले एनिमल्स हैं, चमगादड़, बहुत सारे वायरस चमगादड़ में पाए जाते हैं, वो ह्यूमन की टेरिटरी में घुस रहे हैं। और ह्यूमन टेरिटरी में घुसने के बाद में ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो जानवरों के अंदर वायरस बैक्टीरिया पाया जाता है, ये पैथोजेंस इंसानों में पहुंच जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल निपा वायरस, भाई निपा वायरस कहाँ से आया, चमगादड़ से तो आया। अब उन चमगादड़ों से निपा वायरस इंसानों में फैल गया, केरला में अभी तेज़ी से फैला था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। फिर उसके बाद 2022 की यहाँ पर एक पब्लिश
पूरी स्टडी है नेचर क्लाइमेट चेंज। उन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी है कि भाई देखो, जो ह्यूमंस है, जो इंसान है आज के समय पे, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज़ को पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा फेस कर रहे हैं। रीज़न क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स। जो आज के समय पर बीमारियां हैं ना, ये कहीं ना कहीं नए नए ट्रांसमिशंस कर रही हैं। वायरस नए नए रूप ले रहे हैं। वायरस के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, आपको पता है उनका नेचर, उनके अंदर जीन चेंजेस की वजह से नया वेरिएंट बन जा रहा है, वायरस और ख़तरनाक हो जा रहा है। प्लस यहाँ पे नई नई जो स्पीशीज़ हैं, इन्वेजिव स्पीशीज़, वो जंगलों से बाहर निकल रही हैं, इंसानों के कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, और कॉन्टैक्ट में आते हैं यहाँ पर इंसानों के जान के लिए खतरा फैला रही हैं। कोविड-19 भी ऐसे ही फैला। तो कहीं ना कहीं जो ये इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। हमें यहाँ पर इससे क्यों सरप्राइज़ होना, क्योंकि पिछले कुछ समय पर हमने देखा है कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं अलग अलग केसेस के। लेकिन सरप्राइज़ ना हो ठीक है, लेकिन आपने क्लाइमेट चेंज को रोकने के ऊपर थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए राइटर ने बोला है सर्विलांस और रिपोर्टिंग के ऊपर थोड़ा एक स्पेशल फोकस हमें करना है। भाई जिस तरीके से बीमारियों का सीन चेंज हो रहा है, बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं आजकल के ज़माने में, हमें बीमारियों को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए। क्योंकि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बीमारी का पता नहीं चलता है, कई सारे लोगों को हो जाती है, फिर फैल जाती है, फिर हम लोग उसको ठीक करते फिरते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास में एक प्रोग्राम है जिसको हम IDSP के नाम से जानते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लाया गया था कुछ राज्यों में स्टार्टिंग में साल 2007 में। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, 2007 में पता है ये जो प्रोग्राम आया था, 2007 में आने के बाद में इसने एक साल पूरी की पूरी डेटा से रिकॉर्डिंग की, भाई कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही है। 2008 में इसने ये बोला कि 2007 से 2008 एक साल के अंदर अंदर लगभग 553 आउटब्रेक्स हुए हैं। 553 बार यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी बहुत तेज़ी से फैली है। और फिर उसके बाद में आज का ज़माना देखो, 2017 में फिर से हमने डेटा निकाला, तो 2007 से कंपेयर करो 2017 को। पता है 2017 में कितना आउटब्रेक्स हुए हैं? 1714। 2007 में तो केवल 500 साढ़े 500 आउटब्रेक्स हुए थे। 2017 में 1714 आउटब्रेक्स देखने को मिले हैं। बीमारियां कहीं ना कहीं फैलती हुई नजर आई हैं। तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है भाई। हमारा जो बीमारी को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी है वो अभी भी कमज़ोर है। हमें बीमारी के ऊपर नज़र रखने की जो हमारे पास में टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अभी भी कमज़ोर हैं, वो अभी भी यहाँ पर बहुत कम है। तो हमें उसके ऊपर थोड़ा एक स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। और इसके लिए भारत को कम से कम एक वन हेल्थ इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, जिसमें हम अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को लेकर आएंगे। दोनों मिलकर कई सारी और बॉडीज़, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब साथ में आएंगे। सब साथ में आके यहाँ पर इस पूरे ऐसे मेडिकल सिस्टम को तैयार करेंगे जहाँ पर जितने भी वायरसेस होंगे, जितनी बीमारियाँ होंगी, उनके ऊपर एक स्पेशल नज़र रखी जाएगी। समझ गए? नहीं तो फिर अभी डिजीज़ एक्ट की बात की जा रही है। अब डिजीज़ एक्ट क्या है दोस्तों? कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद होगा। डिजीज़ एक्ट आने वाले समय की एक बहुत खतरनाक बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो दोस्तों ये डिजीज़ एक्ट है ना, ये कैसे होगा? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे जानवर जंगलों से बाहर निकलेंगे, इंसानों से कांटेक्ट करेंगे और वो बीमारी इंसानों में फैलेगी। उसकी वजह से एक खतरनाक बीमारी आएगी डिजीज़ एक्ट, जिसकी वजह से आने वाले साल में 5 करोड़ लोगों के आसपास लोगों की मौत हो सकती है। तो डिजीज़ एक्ट के बारे में कल ही वीडियो में स्टार्टिंग में थंबनेल वाले आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था। प्लीज़ आप कल वाला वीडियो ओपन कर लो, बस 4-5 मिनट की बात होगी। 4-5 मिनट में आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। WHO ने यहाँ पर चेतावनी दी है डिजीज़ एक्ट को लेकर। नाउ आते हैं आज के मेंस क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज हाइटन्स द ग्लोबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, एलोबरेट। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे दुनिया भर में इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। आप इससे क्या सोचते हो, विस्तार में बताना है, वो भी 250 शब्दों में। तो जलवायु परिवर्तन, हिंदी में रीड कर देता हूँ। जलवायु परिवर्तन संक्रामक रोगों के वैश्विक जोखिम को बढ़ाता है। विस्तृत करें 250 शब्दों में। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 75,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे दोस्तों, तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है, आप भी जाकर उसका ज़रूर से हिस्सा बन सकते हो। हम आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अब यहाँ पर बात की जा रही है कर्नाटका मॉन्यूमेंटल चैलेंज के बारे में।
तो जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रेलिवेंट है दोस्तों। हम करेंगे ये कि ये वाला एडिटोरियल कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ से चेकआउट कर लेना। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आ चुका हूँ, तो इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी के थ्रू, वो भी आपको समझाऊंगा। तो ये वाला आर्टिकल हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो चुका है और वीडियो अपलोड भी करना है। अभी वीडियो को मैं प्रोसेसिंग में डालूंगा, तो ये प्रोसेस होने में 15-20 मिनट लगेगा, फिर अपलोड होने में 15 मिनट लगेगा, तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कल हम इस लेक्चर में इस आर्टिकल को कवर कर लेंगे, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना। ऐसा ना सोचना कवर नहीं करवाया जाता है, जो भी आपको कहा जाता है कि हाँ अगले दिन कवर कर लेंगे, तो कवर हो जाता है वो, ठीक है। तो इसके लिए परेशान ना होना। और वैसे भी आप ये पढ़ भी चुके हो एक बार, 20 सितंबर वाला वीडियो देखोगे 20 सितंबर का, तो उस दिन मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ा भी चुका हूँ, तो ठीक है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ अभी फिलहाल हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा सरासर गलत है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा इंटरेस्टिंग तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में। हर एक चीज़ों को हम बेसिक इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।